आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो आज हमें सर्वत्र देखने मिल रही है। तो इसके इम्पोर्टेंस इस बात से भी पता लगती है कि कोई सा भी एग्जाम दें हम, चाहे पीसीएस का दें, एसएससी का दें, बैंक्स का दें, तो किसी न किसी रूप में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, causes of unemployment, trends of unemployment, and schemes of unemployment. सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो जब एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है और जो भी उसे काम मिले उसे करना चाहता है, तो वो उसे मतलब अवेलेबल भी है और प्रयास भी कर रहा है रोजगार प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो वो बेरोजगार कहा जाएगा। मीन्स व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सीक्स एम्प्लॉयमेंट or he or she wants to do whatever job he gets, but he don't does not get it, he will be unemployed. इसके बाद हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखें, जो बेरोजगारी है उसकी संकल्पना जो की गई है वो, या उसका जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो एनएसएसओ के द्वारा बताया गया है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंतर्गत। तो ये इसके हिसाब से 3 तरह की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। पहली सामान्य स्थिति या चिरकालिक बेरोजगारी, मीन्स यूजुअल स्टेटस या क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में जितने भी लोग बेरोजगार हैं वो इसके अंतर्गत, सामान्य स्थिति के अंतर्गत या क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये दीर्घकालीन होती है, एक तरह से खुली हुई बेरोजगारी है, और इसकी गणना हम व्यक्ति दर या पर्सन रेट के आधार पर करते हैं। दूसरी होती है साप्ताहिक स्थिति या वीकली स्टेटस के आधार पे अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। तो इसमें ऐसे व्यक्ति जिन्हें सप्ताह के दौरान 1 घंटे भी रोजगार नहीं मिला वो बेरोजगार कहे जाते हैं। अर्थात 7 दिनों में व्यक्ति को किसी भी दिन 1 घंटा भी काम मिल गया तो वो रोजगार की श्रेणी में आएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये भी पर्सन रेट में या व्यक्ति दर के आधार पर इसकी गणना की जाती है। तीसरी स्थिति जो होती है वो दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की गणना की जाती है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 1 घंटे से 4 घंटे तक काम प्राप्त करता है और तो उसे आधा दिन कार्यरत माना जाता है। अगर मान लीजिए उसे 4 घंटे से अधिक काम मिला किसी दिन, तो वो पूरे दिन काम में माना जाएगा। तो इसकी गणना हम समय दर या टाइम रेट के आधार पे करते हैं। और जो वे तीनों माप हमने पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ माप जो है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के आधार पे जो मापा जाता है उसको माना गया है। और इससे जो बेरोजगारी की, अंशकालिक की और अल्प रोजगार की, मौसमी बेरोजगारी के स्वरूप का हमें पता लगता है। अब टोटल लेबर फोर्स क्या होती है या कुल श्रम शक्ति क्या होती है, ये रोजगार और बेरोजगार व्यक्तियों को मिलाकर, या इसका मतलब जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयबल है, या मतलब जो या तो कहीं लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, या काम की तलाश में है या उपलब्ध है, तो इन दोनों को मिला के टोटल लेबर फोर्स बनती है। यानी रोजगार व्यक्ति भी उसमें आ जाएंगे और बेरोजगार भी उसके अंतर्गत आते हैं। वो दोनों को मिला के आपकी टोटल लेबर फोर्स या कुल श्रम शक्ति बनती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी दर क्या होती है कि जो बेरोजगार व्यक्ति है उनका अगर हम भाग देते हैं कुल श्रम शक्ति से और उसको गुणा कर देते हैं 100 से, तो आपकी बेरोजगारी की दर निकल के आ जाती है। यानी बेरोजगारी दर उस श्रम शक्ति के प्रतिशत को मापती है जो वर्तमान में
बेरोजगार है। मान लीजिए 5% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई, इसका मतलब है कि आपके जो 100 अगर लोग काम करने वाले हैं उनमें से 5 लोग हैं वो बेरोजगार है। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के प्रकारों को अगर हम देखें तो ये है संरचनात्मक है, अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना ही इस तरह की है कि उसमें बेरोजगारी पाई जाएगी, यानी मार्केट जो डिमांड कर रहा है और जो सप्लाई की जा रही है उसमें मिसमैच है, तो संरचना के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, इसके बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरी मौसमी बेरोजगारी, भारतीय संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसमें कुछ महीनों तक जो है काम नहीं रहता लोगों के पास, तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। इसी तरह अल्प रोजगार है लोग बाग, तो वो भी एक बेरोजगार का प्रकार है। तो ये चारों जो है ये भारतीय संदर्भ में रेलिवेंट है। और लास्ट के जो तकनीकी और चक्रीय बेरोजगारी है, टेक्निकली और जो साइकिल बेरोजगारी है, ये जो विकसित देश है उनमें जो है उनके संदर्भ में रेलिवेंट है। तो तकनीकी और चक्रीय बेरोजगारी भारतीय संदर्भ में इतने रेलिवेंट नहीं है। अब अगर बेरोजगारी का स्वरूप समझे, स्ट्रक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो प्रमुख प्रकार अगर देखें उसमें हम देख रहे हैं कि एक तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अंतर्गत शहरी बेरोजगारी आएगी। तो शहरी बेरोजगारी क्यों है? तो एक इसके अंतर्गत औद्योगिक बेरोजगारी है और शिक्षित बेरोजगारी है। औद्योगिक बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है उसमें रोजगार की लोच बहुत कम है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ पाता, इसलिए बेरोजगारी बढ़ जाती है। दूसरी है शिक्षित बेरोजगारी, ये वर्तमान में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसका प्रमुख कारण जो है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, इसमें आवश्यक योग्यता के अभाव वाले शिक्षित व्यक्ति प्रतिवर्ष जो है निकल के आ रहे हैं और उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। एक तरह से शिक्षित बेरोजगारों की फौज जो है वो इकट्ठी हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण बेरोजगारी है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो मौसमी बेरोजगारी है, ये जो है बेरोजगारी की सामान्य दशा मानी गई है। और जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं है वहां पर जो है 4 से 6 महीने तक बेरोजगारी इस तरह की रहती है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग ही वहाँ जो है कृषि कार्य किया जाता है, फसलें बोई जाती है। तो ये मौसमी बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी है या छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो इनको अगर हटा भी दिया जाए तो उससे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग काम पे लगे हुए हैं, जैसे परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं, जबकि वास्तव में उनका उत्पादन जो है वो या उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो या तो 0 है या नेगेटिव है। अर्थात उत्पादन को अगर हटा भी दिया जाए तो टोटल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाएगी। और ये कुल श्रम शक्ति का लगभग 16%, 16.5% भारत में है। और इसकी अवधारणा जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं रैगनर डर्से और आर्थर लुइस ने इसकी अवधारणा दी थी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर समझे कि रोजगार का स्वरूप क्या है हमारे देश में, तो हम देख पा रहे हैं स्लाइड में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो 2009-10 में 53% था, वो घटकर 42% से थोड़ा अधिक हो गया है। इंडस्ट्री में 11 से 25 से थोड़ा सा अधिक हो गया है और सर्विस सेक्टर में 35 से 32 हो गया है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा जो रोजगार मिला हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है अभी भी 42.6%, और सेकंड नंबर पे सर्विस सेक्टर है 32.28, और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री है 25% से थोड़ा सा ज्यादा। इसके अलावा अगर रोजगार के स्वरूप को हम समझना चाहें तो ऑर्गेनाइज्ड
सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखें तो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो संगठित क्षेत्र है, उसमें 8% रोजगार मिला हुआ है टोटल एम्प्लॉयमेंट का, और बाकी का जो 92% है वो असंगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब अगर हम देखें बेरोजगारी के कारण क्या है, तो इन कारणों में सबसे प्रमुख रूप से आएगा कि रोजगार विहीन वृद्धि। हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ हुई है, यानी रोजगार जो सृजन हुआ है उसकी बहुत ही न्यून दर रही है, लो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, जॉबलेस ग्रोथ हुई है। क्योंकि पहले जो प्रथम 3 दशक थे हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के, वहां पे आर्थिक वृद्धि दर बहुत कम थी, 3.5% के आसपास थे, जिसको कि हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से अर्थशास्त्रियों ने कहा। और इसके बाद आर्थिक वृद्धि दर तो बढ़ती गई, अधिक भी हुई, और लेकिन रोजगार की वृद्धि दर घटकर जो है 1% से थोड़ा सा ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से हमारी जो ग्रोथ हुई है वो जॉबलेस ग्रोथ कही जाएगी। इसके प्रमुख जो कारण रहे हैं, वो पहला कारण रहा है कि जो कृषि रोजगार में वृद्धि कम होना, क्योंकि हमें पता है कि कृषि के क्षेत्र हमारे जो जनसंख्या है लगभग 7% जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में रह गई है और उनको रोजगार इतना नहीं मिल पाता। तो जो कृषिगत रोजगार में वृद्धि नहीं हुई, इसलिए टोटल एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें रोजगार की लोच निरंतर गिर रही है, इसके कारण भी हमारी बेरोजगारी बढ़ी है। और जो कि वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार की लोच है वो 0.16% है। इसके अलावा दूसरा कारण जो हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या है, या जो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके दो कारण प्रमुख रूप से हम देख पा रहे हैं। एक तो जनांकीय कारणों से कि बढ़ती हुई जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा सामाजिक कारणों से। इसमें सामाजिक कारणों में जो आएगा वुमेन एजुकेशन, यानी आपकी जो महिला शिक्षा बढ़ी है, इसके कारण महिलाएं भी अब रोजगार प्राप्त करने की मांग करने लगी है और उनमें भी रोजगार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरा माइग्रेशन हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ है, जिसके कारण बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा जो अनुपयुक्त तकनीक है उनका प्रयोग किया गया है। इसमें हमारे देश के संदर्भ में अगर देखें तो हमारे यहाँ पे पूंजी और श्रम का अनुपात बढ़ रहा है। इससे इसका मतलब यह है कि भारत में पूंजी ज्यादा काम में ली जा रही है, या पूंजी गहन तकनीक का यूज किया जा रहा है और श्रम गहन तकनीक को उससे काम में नहीं लिया जा रहा जिस करके लेना चाहिए। क्योंकि भारत श्रम प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, श्रम ज्यादा है, तो आप श्रम को ज्यादा काम मिलेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे अच्छी तरह से काम में आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है कैपिटल लेबर रेशियो जो है बढ़ता जा रहा है। इसका कारण अगर गहराई से देखें तो हम ये पाते हैं कि भारत में पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था नहीं है भारत। तो यहाँ पे दो तरह के मार्केट हो गए, एक तो श्रम बाजार हो गया और एक पूंजी बाजार। श्रम बाजार में जो मजदूरी दर का निर्धारण है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। तो जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर मजदूरी दर का निर्धारण होगा वो थोड़ा अधिक आएगा। और जबकि जो पूंजी बाजार है वहां पे पूंजी की ब्याज की दर का निर्धारण जो है वो उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर नहीं होता, वरन हमारा जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई उसके द्वारा किया जाता है। तो वो जानबूझ कर इसको जो है वो कम रखा जाता है। तो कंपैरेटिवली जो है मजदूरी की दर तो अधिक होती है और ब्याज की दर कम होती है। जिसको उत्पादन करना है वो क्या करता है, पूंजी को ज्यादा लगाना चाहता है, पूंजी ज्यादा यूज करता है। तो इस तरह से हमारा जो है पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करने से, श्रम को पूंजी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लुइस मॉडल की अकार्यशीलता, तो भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो लुइस एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपना मॉडल दिया था। उसमें बताया था कि जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं है उनमें जो श्रम अतिरेक होता है
जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसको औद्योगिक क्षेत्र की और अगर शिफ्ट कर दें इसको सरप्लस लेबर को, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और ग्रोथ करेगी इकोनॉमी। लेकिन भारतीय संदर्भ में ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरप्लस लेबर है उसको विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया जाना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में हमारी रोजगार की लोच बहुत कम है। इसका एक कारण ये भी है कि भारत जो है स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। स्थायी उपभोक्ता वस्तुएं क्या हुई, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इस तरह की वस्तुएं। तो भारत में क्या होता है कि अगर इनकी एक बार किसी ने खरीद लिया तो फिर वो बरसों तक जो है उसकी दोबारा मांग नहीं होगी, और होगी तो बहुत सालों बाद होगी। तो इस तरह से जो इसकी रोजगार इस क्षेत्र में अगर लगाना चाहे तो रोजगार की लोच कम होती है। इसलिए पुनः सृजित नहीं की जाती ऐसी वस्तुएं तुरंत या जल्दी, तो इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और इसीलिए लुईस मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के उसमें कार्य नहीं करता। अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें रोजगार आधारित नहीं है, तकनीकी कार्य कुशलता का अभाव है, और अत्यधिक कुशल रोजगार अवसरों का भी इसमें अभाव रहता है। इसके अलावा जो छठा प्रमुख कारण हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी का, वो है गिरती महिला श्रम शक्ति सहभागिता के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। तो जो नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी हुए हैं, 2019 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इन्होंने अपनी किताब व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ इसमें बताया कि भारत में महिला श्रम शक्ति सहभागिता जो है बहुत ज्यादा गिरी है, जो कि देख रहे हैं डेटा, जैसे इसमें 2019 में जो 35% थी वो 2017 में घटकर लगभग आधी 17% ही रह गई है। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो है बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी ने जो अपनी दूसरी बुक है पुअर इकोनॉमिक्स, इसमें एक कारण बेरोजगारी का और बताया, वो ये था कि अकुशल श्रम की न्यून उत्पादकता, अर्थात जो अनस्किल लेबर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो गरीबी की अवधारणा है वो कैलोरी से जुड़ी हुई है, कि अगर कैलोरी पूरी मिल जाती है तो गरीब नहीं माना जाएगा, और कैलोरी नहीं मिल रही है तो वो गरीब की श्रेणी में आ जाता है। तो गरीब होने के कारण व्यक्ति क्या करते हैं, कैलोरी की उपलब्धता उनके पास नहीं होती है, इसके कारण उत्पादकता कम होती है उसकी, और उससे रोजगार भी उसको कम मिलता है। इन्होंने एक अपना रिसर्च किया, उसमें निष्कर्ष निकाला कि अगर 10% कैलोरी बढ़ा देते हैं तो उत्पादकता 4% बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक महाराष्ट्र में प्रयोग किया रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आरसीटी मेथड से, और उसमें ये बताया कि यदि सब्सिडाइज रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध करा दें इनको, गरीबों को, और कैलोरी बढ़ाने के प्रयास करें, तो गरीब व्यक्ति कैलोरी बढ़ाने के बजाय महंगी वस्तुओं या महंगे खाद्यान्नों पर अपना खर्च बढ़ा देता है। तो जो पहले वो वस्तुएं यूज कर रहा था, जो पहले खाद्यान्न यूज कर रहा था, परचेजिंग पावर बढ़ने के बाद वो उस पर खर्च नहीं बढ़ाता, बल्कि दूसरी चीजों पे खर्च बढ़ा देता है, जिससे उसकी कैलोरी की उपलब्धता पहले से भी कम हो जाती है। और जब उपलब्ध कैलोरी कम है, इसका मतलब उत्पादकता भी कम मिलेगी होगी उसकी, और इसका परिणाम क्या होगा कि रोजगार भी उसको कम मिलेगा। तो जो अनस्किल लेबर है उसकी लो प्रोडक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसको बेरोजगार रहना पड़ता है। अब हम देख रहे हैं जैसे जो बेरोजगारी की प्रवृत्तियां भारत में इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इसी तरह की वास्तविक स्थितियां हैं। इस ग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं 99 से लेकर 2020 तक के ट्रेंड इसमें बताया गया है, और इसका सोर्स है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, जो बेरोजगारी के ट्रेंड को जो है रिलीज करता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो 2019 के बाद से एकदम शार्प जो है बढ़ा है 2020 में।
ये लेटेस्ट डेटा अगर देखें तो 2017 में जो 5.5% के आसपास थी लगभग, वो बढ़ के जुलाई 2021 में जो है 7.2% इसमें रह गई है। ये अब तक की जो है बहुत ही बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को बता रहा है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसने भी भारत के बारे में कहा गया, इस पैंडेमिक के कारण जो भारत के जो बेरोजगारी की दर है वो पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा हो गई है 2020 में। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 29 का है 2021 का, उसमें ये न्यूज थी कि जो महामारी, कोरोना महामारी के कारण जो है भारत में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है, हाईएस्ट हुई है। अब रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें 2021 में, तो अर्बन में 8.4 है और रूरल एरियाज में 6.7% है। अब हम इसको देखें कि अर्बन एरिया में जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, उसका एक कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन है, माइग्रेशन है, इसके कारण भी शहरी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इसके अलावा अगर स्टेट्स की बात करें 2021 में, अगर देखें राज्यों के दृष्टिकोण से देखें, तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है वो हरियाणा में 27.9% है बढ़ा, राजस्थान 26.2% और वेस्ट बंगाल 22.1। तो इस तरह से राजस्थान का बेरोजगारी दर जो बढ़ी है वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। सरकार को इस और प्रयास करने होंगे। 26.2% बेरोजगारी की दर बढ़ना अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। और इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो बेरोजगारी है उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।